चीन ने अचानक अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़े। दोस्तों, जब भी कुदरत के कामों में छेड़छाड़ करने की बात आती है तो चीन पहले नंबर पर आता है। चाहे वो 100 करोड़ चिड़ियों को एक साथ मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में जंगलात का सफाया करना हो। लेकिन चीन ने अब रेगिस्तान में 12 लाख गैर मुल्की खरगोश छोड़कर जो दांव खेला है, ये चीन को आबाद कर देगा या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। रेगिस्तान में ये खरगोश तड़प कर मरने के लिए छोड़ने के पीछे चीन का सीक्रेट प्लान क्या है, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम तारीख की सबसे बड़ी खरगोश की आबादी के इंसिडेंट पर नजर दौड़ाते हैं। खरगोश की इस नस्ल ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। ये तकरीबन 1850 की बात है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया में आकर कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी थी। लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया में अपने मुल्क जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता था और वो खरगोशों को काफी पसंद करते थे। इसलिए साल 1859 में थॉमस ऑस्टिन नाम के एक अंग्रेज को इसके यूरोप में रहने वाले खानदान ने 13 यूरोपियन रैबिट्स तोहफे में भेजे थे। उसने खरगोशों को स्टेट के बैकयार्ड में छोड़ दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की आबादी इस कदर तेजी से बढ़ी कि उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के 70% हिस्से पर अपने घर बना लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 60 साल में इन 13 खरगोशों ने अपनी आबादी बढ़ाकर 10 बिलियन कर दी थी। खरगोशों की आबादी तेजी से बढ़ने की वजह यह थी कि वहां पर उन्हें मारने के लिए कोई शिकारी मौजूद नहीं था। यहां तक कि हालात इतने खराब हो गए कि इन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया की सारी फसलें तबाह कर दी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन सॉइल में तब्दील होने लगी। खरगोश रिहायशी इलाकों में भी घुसने लगे। ये चुपके से लोगों के घरों में घुसते और वहां तबाही मचा देते थे। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि रोज बरोज खरगोशों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा था और लोगों का कहना यह था कि अगर इसका कोई हल तलाश न किया गया तो हमें बहुत जल्द ये खित्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसे तारीख की सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। ये हर साल 80 मील के इलाके को अपने अंडर लेकर हर स्टेट हर जगह तक पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में बॉर्डर फेंस भी लगा दी गई थी और जहरीली गोलियां भी फेंकी गई थी कि जिन्हें खाकर खरगोश मर जाएं, लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित न हुआ। ये खरगोश गड्ढे खोदकर अपना घर बना लेते, इसलिए किसानों को यह हक दिया गया कि वो उनका घर तबाह कर सकते हैं। लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि खरगोशों ने हम पर हमला करने की कोशिश की है। चूंकि ये वाइल्ड रैबिट थे तो जब उनको खाना नहीं मिल पाता था तो ये खरगोश चिड़चिड़े हो जाते थे और हमला करने में देर नहीं करते थे। तभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक संगीन फैसला किया और चंद वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ा और उनके जिस्म में मैक्सोमाटोसिस नाम के एक वायरस को इंजेक्ट कर दिया। फिर इन खरगोशों को जंगल में छोड़ दिया। ये वायरस खरगोशों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर देता था जिससे तड़प कर उनकी मौत हो जाती थी। बहुत से ममालिक ने ऑस्ट्रेलिया के इस फेल की बहुत मजम्मत की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा मुल्क था जिसने जानबूझकर जानदारों में ये वायरस फैलाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर कोई असर ना हुआ और वो कई साल तक खरगोशों में वायरस इंजेक्ट करता रहा और इस तरह वायरस एक खरगोश से दूसरे खरगोश में मुंतकिल होने से बहुत से खरगोश मारे गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद कम होकर 1 बिलियन तक रह गई। एक वक्त ऐसा आया था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में सिर्फ मरे हुए खरगोश ही दिखाई देते थे। बचे हुए रैबिट्स ने इस वायरस के खिलाफ अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप किया। अब उनके जिस्म में इस वायरस का कोई असर नहीं होता था। ये देखकर वहां के साइंटिस्ट लैब में एक और वायरस बनाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, 80 की दहाई में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीजेस वायरस बनाने में कामयाब हो गए। ये वायरस रिबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ था। जब खरगोश इस वायरस की जद में आते तो बेसिद होने लगते और 48 घंटों के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो जाती। साल 1996 आते आते इस वायरस की वजह से 96% रैबिट्स की मौत हो गई और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 200 बिलियन रैबिट्स रह गए। उनको कायम रखने के लिए उन्हें जंगलों में ही रखा गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस रैबिट प्रॉब्लम से दुनिया को एक सबक जरूर मिला कि जो जानवर जिस इलाके का है उसे वहीं पर रहना चाहिए, वरना दूसरे ममालिक के डिफरेंट इकोसिस्टम की वजह से या तो उनकी मौत हो जाएगी या वो तादाद में इस कदर बढ़ जाएंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद चीन ने ऐसा रिस्की कदम उठाया है जो या तो इसे आबाद कर देगा या पूरे तरीके से चीन को बर्बाद कर देगा। जी हाँ, हम रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़े जाने और इसके पीछे चीन की क्या मंसूबाबंदी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन चीन में हर साल दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा यानी 99 मिलियन खरगोश पैदा होते हैं। फिर उसने अपने जंगलात में 12 लाख गैर मुल्की खरगोश क्यों छोड़े हैं? इसकी वजह जानने के लिए चीन की हिस्ट्री के कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा।
1950 की दहाई में चीन के एक किसान माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से एक कैंपेन शुरू की थी, जिससे मुल्क में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए 5 साल की मंसूबाबंदी की गई थी। इसका एक हिस्सा फॉर इविल कंप्लेन था और इसकी टैगलाइन थी कि इंसानों को कुदरत को मुट्ठी में करना होगा। इसके तहत माओ जेडोंग की मंसूबाबंदी थी कि वो सारी ऐसी चीजों को जो खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका जड़ से खात्मा कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उन्होंने चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। उन्हें खेत के पास जहां भी चिड़ियां नजर आती थीं, तो वो जोर जोर से बर्तन बजाना शुरू कर देते थे कि चिड़िया खेत तक पहुंच ही ना पाती थी। उन पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, उनका शिकार किया जा रहा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे ज्यादा चिड़ियों को मारता था, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दिया करती थी। ऐसा इसलिए था कि चीन के किसानों का ये मानना था कि ये चिड़ियां हमारी फसल का 1 से 2% हिस्सा खा जाती हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि चिड़ियां फसल के साथ साथ ऐसे कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं जो पूरे खेत को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यानी कि एक तरह से चिड़ियां चीन के लोगों की फसलों की हिफाजत करती थी और ये कुदरत का इकोसिस्टम बना हुआ था। देखते ही देखते चीनियों ने चीन में मौजूद हर चिड़िया को मार दिया। इस तरह कीड़े मकोड़ों और चूहों की तादाद बढ़ने लगी और इन सब जानदारों ने मिलकर खेतों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये देखकर चीनियों ने जहर छिड़क कर 1.5 बिलियन चूहे, 200 बिलियन मक्खियां और 24 बिलियन पाउंड इंसेक्ट्स को मार दिया। लेकिन इसका असर खेत में लगे अनाज पर भी पड़ा और चीन का एग्रीकल्चर बुरी तरह से तबाह हो गया। इससे वहां अगले 4 साल तक कहत साली पड़ी रही। करोड़ों लोगों की जानें गईं और कई जंगल सूख कर रेगिस्तान में तब्दील हो गए और इस गलती का नतीजा चीन आज भी भुगत रहा है। आज से तकरीबन 30 साल पहले 90 की दहाई में चाइना का रेगिस्तान 7.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि इस मुल्क की कुल जमीन का 5.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का तकरीबन 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 62.2 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन वीरान होने के अमल में पहुंच चुकी थी, यानी जमीन बंजर हो चुकी थी और रेगिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुदूद से बढ़ता जा रहा था। इस तरह चीन में बारिश की कमी होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग अपने उरूज को पहुंच चुकी थी, पानी की कमी होने लगी, शहरी इलाकों में हुजूम बढ़ने लगा क्योंकि गांव में रहने वाले लोग शहरों की तरफ हिजरत करने लगे। ये देखकर चाइनीज अथॉरिटीज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इस डिजर्टिफिकेशन की वजह से चीन को हर साल 54 बिलियन यॉन यानी 63,400 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। वहीं से चीन की 30% अवाम यानी 40 करोड़ लोगों पर बोझ पड़ रहा था। मगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 300 साल में चीन एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाता और इसकी इकोनॉमी फर्श पर आ गिरती। इस तरह चीन ने बंजर जमीन को जंगलात में बदलने का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें 3 स्टेप फॉलो किए जाने थे। पहली तकनीक फॉरेस्ट्री थी। इसके तहत चीनियों ने 3 लाख एकड़ रेतली जमीन पर जंगल बनाने के लिए वहां पर दरख्त लगाने शुरू किए जो रेतली जमीन पर उग सकें। दूसरा कदम एग्रीकल्चर था। इसमें रेगिस्तान के गांव के आसपास किसानों को रेगिस्तान में खेतीबाड़ी करने के लिए राजी किया गया और उन्हें इस तरह फसलों की खेती करने के लिए कहा गया जो कि रेतली जमीन पर कम पानी से पनप सकें। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री को और उसके बाद एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए आखिरी तकनीक बाकी थी, जो थी जानवर पालना। चीन के रिसर्चर्स ने बरसों तक रिसर्च की कि जंगलात में ऐसा कौन सा जानवर छोड़ा जाए जो नए इकोसिस्टम में पनप सके और अपनी तादाद भी बढ़ा सके और इन जानवरों को पालने वाले किसानों की आमदनी का जरिया भी बन सके। फिर रेक्स नस्ल के रैबिट्स को चुना गया था, क्योंकि चीनी लोगों को खरगोश खाना बहुत पसंद है। इस तरह उनको पालने वाले किसान उनको बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे। इस नस्ल के खरगोश की ये खासियत थी कि ये घास की जड़ों को तराशता है और जमीन की मिट्टी की खुदाई करके सुरंग बनाता है और जेरे जमीन जाकर घास की जड़ों को कुतरना शुरू कर देता है। खरगोश के इस तरह करने से जमीन और ज्यादा फलती फूलती है और जब जमीन जरखेज होगी और जरखेज जमीन पर जो भी बीज गिराया जाएगा वो खुद ब खुद उगने लगेगा और यूं जंगलात का मसला भी हल हो जाएगा। खरगोशों की इस तरह खुदाई करना एक तरह से हल चलाने का काम है। इसके अलावा एक मादा रेक्स रैबिट 1 साल में 40 अदद बच्चे पैदा कर सकती है। ये जानदार किसी भी इकोसिस्टम के हिसाब से अपने जिस्म को ढाल लेते हैं। ऐसे में चीन ने 12 लाख गैर मुल्की रेक्स रैबिट्स लेकर अपने रेगिस्तान से बने जंगलात में छोड़ दिए। जब इन खरगोशों को छोड़ा गया था तो इनके लिए 100 किलोमीटर की जगह फाइनल की गई थी और इस 100 किलोमीटर रेगिस्तान में सिर्फ 3% यानी 3 किलोमीटर लैंड एरिया में ही दरख्त और पौधे थे। लेकिन कुछ ही साल में ये बढ़कर 84% तक पहुंच चुके हैं, यानी 100 में से
84 किलोमीटर जमीन जरखेज हो गई है, जहां पे घास, दरख्त, पौधे और फसलें पैदा हो रही हैं। लेकिन जैसा आपने ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा, खरगोश वैसे तो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब उनकी तादाद हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो पूरे जंगल को तबाह भी कर सकते हैं। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़कर सही किया है या गलत? क्या हमको भी चीन जैसा रिस्की प्लान बनाकर अपने रेगिस्तान को जंगल में बदलने की कोशिश करनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।